पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग टेप केस की जांच फिर से शुरू। एक मंत्री सहित टीएमसी के 4 विधायक किए गए गिरफ्तार। गुस्से में आई ममता बनर्जी। डीआरडीओ की बनाई हुई कोरोना की दवा 2DG लॉन्च। आज से मरीजों को दी जा सकेगी 2DG दवा। डॉक्टर हर्षवर्धन और राजनाथ सिंह ने दवा को लॉन्च किया। श्रीनगर के साथ लगते खानमूल इलाके में अलबदर के 2 आतंकी ढेर। मारे गए आतंकियों में एक कमांडर शामिल। और केरल के 4 जिलों में आज से ट्रिपल लॉकडाउन। 10,000 जवानों की तैनाती की गई। ट्रिपल लॉकडाउन में रखी जाएगी सख्त निगरानी। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई के एक्शन के बाद बंगाल में बवाल शुरू हो चुका है। सीबीआई ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मंत्री समेत 3 अन्य नेताओं को सीबीआई की टीम अपने दफ्तर लेकर गई है। इसके बाद अब टीएमसी की मुखिया और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर पहुंची। उधर इन नेताओं पर एक्शन के बाद बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। टीएमसी के मंत्री फरहाद हाकिम समेत कुल 4 टीएमसी नेताओं और विधायक की गिरफ्तारी की खबर लगते ही तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। दरअसल नारदा घोटाले में सीबीआई ने टीएमसी के मंत्रियों समेत 4 नेताओं के घर पर छापेमारी की, जिसके बाद सीबीआई टीम फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, सोवन चटर्जी और मदन मित्रा को लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंची। बताया गया कि इन चारों नेताओं को नारदा घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर लाया गया। बीजेपी का साजिश है और कहीं न कहीं बंगाल में बीजेपी हार गई है, पूरी तरीके से हार गई है। इसलिए बंगाल में अपना एक दबदबा बनाना चाह रही है जो बंगाल की जनता कभी होने नहीं देगी। और आज बिना किसी नोटिस का, बिना एक पॉलिटिकल प्रेशर के हिसाब से सीबीआई आकर के काम कर रही है, दलाली कर रही है। अरेस्ट किया गया है बिना नोटिस का। क्यों अरेस्ट किया गया है? बिना नोटिस का क्यों अरेस्ट किया? बिना नोटिस का सुब्रत मुखर्जी और अरविंद को अरेस्ट किया गया है। यहाँ के गवर्नर यहाँ बीजेपी की दलाली कर रहा है, बीजेपी का दलाली कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ दलाली कर रहे हैं। दलाली कर रहा है बंगाल की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाल की जनता जानती है कि बीजेपी दंगाई पार्टी को बंगाल में नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार जिस तरह से जो यहाँ पे जो जुल्म कर रहा है, यहाँ पे फिर परस्त जो ताकत को फैला रहा है, उसका कभी बंगाल कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। आज जिस तरह से बिना नोटिस का फरहाद हाकिम को अरेस्ट किया गया है, उसका जवाब दो मोदी सरकार। क्यों अरेस्ट किया गया है? सुब्रत मुखर्जी को क्यों अरेस्ट किया गया है? सुगंधा अधिकारी को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया है? नारदा केस में टीएमसी के विधायक और मंत्रियों के गिरफ्तार होने पर विवाद अब तेज होता जा रहा है। अब ऐसे में दिल्ली में सीबीआई के प्रवक्ता आरपी जोशी ने कहा कि सीबीआई ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े मामले में 4 तत्कालीन मंत्रियों को अरेस्ट किया है। जोशी ने और क्या कुछ जानकारी दी, आपको सुनाते हैं। CBI has today arrested 4 then ministers of government of West Bengal in a case related to Narda sting operation. CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. It was alleged that the then public servants were caught on camera while receiving illegal gratification from the string operator. After investigation, prosecution sanction was sought against the concerned public servants and the same has been received from the competent authority on 7th May 2000. नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में अपने 2 मंत्रियों और तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में सीबीआई कार्यालय पहुंच गईं। ममता बनर्जी कोलकाता के निजाम पैलेस के सीबीआई कार्यालय पहुंची।
और इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। सीबीआई ने आज सुबह बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया। खबर है कि सीबीआई कार्यालय जाने से पहले मुख्यमंत्री चेतला में हाकिम के आवास पर गई थी। 9 मई को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के इन चारों नेताओं के खिलाफ सीबीआई केस चलाने की परमिशन दे दी थी। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में शारदा स्कैम और नारदा स्कैम लगातार चल रहा है। इन मामलों की सीबीआई जांच कर रही है। যে কারোর পারমিশন ছাড়া এইভাবে যেখানে কারোর গভর্নমেন্টের কোনো পারমিশন নেই, না কোর্টের কোনো পারমিশন আছে অ্যারেস্টের, এবং 41 এতে ডাকা উচিত আপনারা সবাই জানেন আরডেশ কুমারের জাজমেন্ট অনুযায়ী, এবং সেক্ষেত্রে কোনো কিছু মানা হয়নি, এবং যেই কারণে সিএম তিনিও বলেছে আমাকেও অ্যারেস্ট করতে হবে, এটা আপনাদের জানিয়ে রাখলাম। সবার সাথে কথা বলছে ডিআইজি এবং মুখ্যমন্ত্রীর পারমিশন নেই, কারোর গভর্নমেন্টের পারমিশন নেই, এভাবে চলতে। मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में उबाल है। सीबीआई ऑफिस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी तक पहुंच गई, जहां उन्होंने कहा कि मेरी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपको बता दें कि उनके 4 नेताओं को इस समय इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद से ही पश्चिम बंगाल की सियासत में उबाल है। वहीं श्रीनगर के साथ लगते खानमोह इलाके के लॉन मोहल्ला में सुबह से जारी मुठभेड़ में अलबदर के 2 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में एक कमांडर भी शामिल है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दोनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि ये दोनों आतंकी संगठन अलबदर से संबंधित थे। फिलहाल इनकी पहचान जाहिर नहीं की गई है, लेकिन ये स्थानीय ही बताए जा रहे हैं। इलाके में और आतंकियों के मौजूद होने की आशंका के चलते सुरक्षा बलों का अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर के साथ लगते खानमोल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच सुबह से जारी मुठभेड़ में आखिरकार बिना नुकसान सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। ये दोनों आतंकी लोन मोहल्ला में स्थित एक मकान में छिपे थे। दोनों आतंकियों को मार गिराने से पहले सुरक्षा बलों ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कई बार मौके दिए, लेकिन वे नहीं माने। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक ये दोनों आतंकी अलबदर आतंकी संगठन से थे। इनमें एक अलबदर का कमांडर भी बताया जा रहा है। श्रीनगर पुलिस को इत्तला मिली थी कि खुनमू के एरिया में 2 टेररिस्ट छिपे हुए, तो दोनों पुलिस उसको फर्दर डेवलप किया। उसके बाद आर्मी सीआरपी पुलिस मिलकर कॉर्डन वहाँ पर डाला और आज मॉर्निंग में फायरिंग शुरू हुआ। पुलिस ने काफ़ी अपील किया, सेंटर दोनों नहीं किया। फिर इनकाउंटर में 2 लोकल टेररिस्ट मारे गए जो अलबदर के आउटफिट से ताल्लुक़ रखते हैं। सर कोई इंफॉर्मेशन है कि क्योंकि खुनमू काफ़ी टाइम से पीसफुल एरिया है, काफ़ी मुद्दत के बाद खुनमू में इस तरह का, जैसे हम सब जानते हैं कि खुनमू श्रीनगर और ये जो खुरू बेल्ट है ये एक्सेस है मिलिटेंट का। कभी कभी डची फॉरेस्ट से त्राल से मिलता जुलता एरिया है, यहाँ मूवमेंट रहता है, कभी ट्रांजिट रूट है। तो खबर मिलते ही इसमें ऑपरेशन लॉन्च कर गया और कामयाबी मिली है। मैं पुलिस सिक्योरिटी फोर्स को बधाई देता हूँ। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है। इस बीच कांग्रेस लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम केयर्स और पीएम मोदी झूठे हैं और काम करने में फेल हैं। राहुल गांधी ने कहा पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानताएं हैं। दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार, दोनों ही अपना काम करने में फेल और जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल। इसके पहले कल राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाले पोस्टर कथित तौर पर लगाने को लेकर कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की रविवार को निंदा की और सरकार को चुनौती दी कि वह कोविड-19 के टीकों के निर्यात पर सवाल उठाने को लेकर उन्हें गिरफ्तार करे। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वो भ्रम ना पैदा करें। इस आपदा के समय में उन्हें देश के साथ होना चाहिए, ना कि मोदी और देश के खिलाफ। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पेंडेमिक का संकट है जिसके कि समाधान के लिए सभी लोग समाज का हिस्सा चाहे हो और चाहे सरकार हो, बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और देश निश्चित तौर से इस संकट से उबरेगा, इस बात का विश्वास है। अब कुछ लोगों ने तय कर रखा है कि भय और भ्रम का
भौकाल खड़ा करके वो अपनी सियासी जो है दुकानें चलाना चाहते हैं। तो ऐसे समय में भैया बात पूरे समय चला लेना। आप मोदी बैशिंग करते करते भारत बैशिंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आप मोदी बैशिंग की जो बीमारी आपकी है वो बीमारी जो है वो भारत बैशिंग का जो है वो एहसास करा रही है। आज जो है वो हालात जो है वो सभी लोगों को एकजुट होकर के आप कोई सकारात्मक सुझाव दे नहीं सकते। आप इस संकट के समाधान का हिस्सा बन नहीं सकते। केवल आपने तय रख कर लिया है कि हम संकट के समाधान का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि सियासी व्यवधान का किस्सा बनते रहेंगे। और इसी किस्से के साथ डीआरडीओ ने कोरोना वायरस के खिलाफ 2DG दवाई लॉन्च कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में 2DG को लॉन्च किया गया। डीसीजीआई ने डीआरडीओ की कोविड रोधी दवा 2DG को हाल ही में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। डीआरडीओ ने इस दवा को डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के साथ मिलकर तैयार किया है। डीआरडीओ के डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि किसी भी टिश्यू या वायरस के ग्रोथ के लिए ग्लूकोज का होना बेहद जरूरी होता है, लेकिन अगर उसे ग्लूकोज नहीं मिलता तो उसके मरने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसी को हमने मिमिक करके ऐसा किया कि ग्लूकोज का एनालॉग बनाया है। वायरस इसे ग्लूकोज समझकर खाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है। इस वजह से वायरस की मौत हो जाएगी। तो वहीं 2DG के लॉन्च के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय इस कोविड महामारी के दौरान बेहद प्रभावी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मई के महीने में आज का दिन हम सब के लिए सबसे ज्यादा सुखद दिन है। हम 1 साल से ज्यादा समय से कोविड की जंग लड़ रहे हैं। रक्षा क्षेत्र के आउटकम के तहत ये हमारी पहली स्वदेशी दवा है। ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के ही लिए नहीं अपितु पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस अवसर पर मैं डीआरडीओ को और उसके सभी वैज्ञानिकों को इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोविड के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई पिछले वर्ष तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार जो है होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ उसने लड़ना शुरू किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के दिन जो ये नई दवा 2DG के नाम से देश के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, डॉक्टर रेड्डीज लैब ऑलरेडी वैक्सीन के फ्रंट पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये आने वाले समय में देश के लोगों के लिए सुलभ ढंग से उपलब्ध होगी और कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में, उस जंग में हमको और मजबूती प्रदान करेगी और कोविड के खिलाफ लड़ाई में हमें निश्चित रूप से आने वाले समय में निर्णायक विजय प्राप्त होगी। इजाद किया है, जो इस ड्रग को तैयार किया है, मैं तो उनको अपनी तरफ से बधाई देना ही चाहता हूँ। पूरे डीआरडीओ को बधाई देना चाहता हूँ। डीआरडीओ के हमारे चेयरमैन को भी बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भी। बराबर इस संबंध में वैसे उन्होंने पहले भी मुझे जानकारी दी थी। यह काम हमारे यहाँ चल रहा है। जब इसमें कामयाबी हासिल हुई तो जब उन्होंने इसकी जानकारी मुझे दी तो सचमुच मुझे इसकी बेहद खुशी हुई है। और जो काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है उसके लिए तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। न हम निश्चिंत होंगे और न हम थकेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे। हम कोविड पर विजय प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। वैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और सारे हमारे जितने भी खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कोविड के खिलाफ डीआरडीओ की 2DG दवाई लॉन्च हो चुकी है, जिसे डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ मिलकर बनाया गया है।
लॉन्च के बाद डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने कहा कि अभी सप्ताह में 10,000 के आसपास कुल उत्पादन होगा। आज एम्स, एएफएमएस और डीआरडीओ अस्पतालों में दवाई दे रहे हैं। अभी मैं बताया था ना, आज हर एक आदमी को 10 से 14 डोसेस तक आना चाहते एक आदमी को। अभी कम से कम लग रहा है जो टोटल प्रोडक्शन ये वीक में अभी 10,000 के आसपास होंगे। और ये मैं जो बताया था पहले, आज एम्स को दे रहा है और एएफएमएस को दे रहा है और डीआरडीओ हॉस्पिटल्स में भी दे रहा है। उसके बाद हम जो लिस्ट है उसके बाद देख के जितना इधर कंज्यूम हो रहा है उसको कितना बचा है वो देख के देते रहेंगे। बाकी राज्य में नेक्स्ट फेज में देंगे। अभी थोड़ा दिल्ली है, बाजू में दे देंगे जहाँ जहाँ जरूर है। और हमारा हॉस्पिटल्स, डीआरडीओ हॉस्पिटल्स है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, अहमदाबाद में है, सभी जगह में है। और आर्म्ड फोर्सेस का हॉस्पिटल्स भी सभी जगह हैं, सभी जगह दे रहा है। लेकिन सभी हॉस्पिटल्स में अभी देने का उतना क्वांटिटी नहीं है। वो पूरा उसके लिए फर्स्ट वीक ऑफ जून से सब राष्ट्रों में मिलेंगे। फर्स्ट वीक ऑफ जून से पूरा फुल क्वांटिटी में मिलेगा। ये ड्रग बेसिकली वो जो सेल होगा जो इन्फेक्ट हुआ था ये 2D ये कोविड वायरस से, उनके ऊपर सीधा जाके काम करेगा। उसको सीधा वो सेल इसको ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद वो इनर्ट होके उसका प्रोड्यूसिबिलिटी कम होगा, उसे वायरस उधर से बंद होगा। बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके ऊपर काम करेगा और जो उसका स्वास्थ्य है वो ठीक होगा जल्दी से जल्दी। ये है। ये एडमिनिस्टर कैसे करते हैं इसको? ये एडमिनिस्टर डेली 2 डोज लेना है, सुबह और शाम। वो आदमी का वेट के ऊपर और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लेता है, कम से कम 5 दिन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संक्षिप्त दौरे पर मुजफ्फरनगर पहुंचे। उन्होंने कचहरी परिसर में पहुंचकर कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और इसके बाद जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर आज सुबह ठीक 11 बजे पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरा। जिलाधिकारी एसएसपी अभिषेक यादव ने उनकी अगवानी की। इस दौरान हेलीपैड पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अचानक सेकेंड वेव का जो पहाड़ प्रहार हुआ, उस पर भी केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में सभी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर तैयारी भी की, कार्रवाई भी की। आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश इस पूरी लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बारे में जो आशंकाएं थी, चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। कोविड सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ में बैठक करते नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के तहत तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक कर रहे हैं, तो वहीं जनता के साथ भी इस वक्त संवाद करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वहां के स्थानीय महिला पुरुष इस समय बैठे हुए हैं जिनके साथ बातचीत सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कश्मीरी गेट के बीट ऑफिसर कांस्टेबल कुलदीप की एक फोटो वायरल हो रही है, जिससे यह भरोसा जागता है कि दिल्ली सुरक्षित हाथों में है। फोटो में कुलदीप ने 42 साल की एक महिला को गोद में उठाया है। गोद में उठाकर उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए वापसी में दूसरी मंजिल पर उनके घर में भी गोद में ही छोड़ा। कुलदीप ने बताया कि 82 साल की मैडम डिसूजा नाम से वह उन्हें जानते हैं। कभी अंग्रेजी की टीचर रही मैडम डिसूजा फिलहाल घर पर ही रहती हैं। कई साल से उनके साथ केयर टेकर भी रहती हैं, जो कि अब खुद भी बुजुर्ग हो चली हैं। कुलदीप अक्सर उनका हालचाल लेने जाते थे। इस बार जब वे गए तो उन्होंने उनसे वैक्सीन के बारे में पूछा। कुलदीप ने बताया कि वह दोनों डोज लगवा चुके हैं। इस पर महिला ने भी वैक्सीन लगवाने के लिए कहा। कुलदीप गोद में उठाकर मैडम को नीचे ले आए, फिर अपनी गाड़ी से उन्हें अरुणा आसफ अली अस्पताल लेकर गए। जैसे हमारे सीनियर्स बताते हैं हमें कि आप जो भी है इंसानियत के नाते अपना कर सकते हो, उतना लोगों की हेल्प करो। तो इसी हिसाब से मैं आता जाता भी हूँ उनके घर, क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए उनके वहाँ एक बुज़ुर्ग महिला ही है केयर टेकर के रूप में, और कोई नहीं रहता। तो उसी पर्पज़ से मैं कभी कभार आता जाता हूँ। एक दिन वैसे ही उन्होंने मेरे से पूछ लिया भी आपने वैक्सीनेशन करवा लिया, तो मैंने बताया मेरे दोनों वैक्सीनेशन हो गए हैं। तो उन्होंने भी इच्छा जताई वैक्सीनेशन करवाने की। तो मैंने साहब से कांटेक्ट किया एसएसओ साहब से, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है आप करवा लो। लेकिन मुश्किल ये थी कि वहाँ ना तो स्ट्रेचर जा सकती थी उनको उतारने के लिए, और चलने में वो 1-1.5 साल से अक्षम है। तो अब वहाँ से ऊपर से लाना सेकंड फ्लोर से, और फिर उसमें थोड़ी परेशानी थी। लेकिन ठीक है, ऐसा लगा कि इनको वैक्सीनेशन करवानी है, इसी पर्पज से मैं गोद में उठा के उन्हें अरुणा सफली ले गया। साहब ने वहाँ कोऑर्डिनेट करके उनका रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, और वहाँ वैक्सीनेशन करवाने के बाद उसी तरीके से गोद में उठा के मैंने वापस घर पे रख दिया। आंटी के परिवार थे, मतलब ऐसे आप बता रहे हैं कि उनकी जो केयर टेकर हैं वो भी एक बुजुर्ग हैं, तो उनके परिवार में और कौन कौन है? आंटी अनमैरिड है। तो हाँ, तो वैसे उनके भाई हैं वो अलग ही रहते हैं, विदेश रहते हैं। केरल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, इसीलिए केरल में 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा केरल के 4 जिले तिरुवनंतपुरम, कोची, त्रिशूर और मलप्पुरम में ट्रिपल लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन चारों ही जिलों में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है और यहां संक्रमण दर बाकी जिलों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान सख्ती और पाबंदियां कहीं ज्यादा रहती हैं। ट्रिपल लॉकडाउन में लोगों को घरों से बाहर निकलने की सख्त मनाही होती है, इसकी निगरानी भी की जाती है। लॉक वन पूरे राज्य में लगाया जाता है। इस दौरान लोगों की आवाजाही तो बंद रहती है, लेकिन फल, सब्जी और राशन की दुकानें खुली रहती हैं। लॉक 2 उन इलाकों में लगाया जाता है जहां मामले बढ़ रहे होते हैं। वहीं लॉक 3 या ट्रिपल लॉकडाउन भी ऐसे इलाकों में लगाया जाता है जहां मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज होती है। ट्रिपल लॉकडाउन में सख्त निगरानी होती है। फल, सब्जी, राशन की दुकानें भी कुछ वक्त के लिए ही खुलती हैं। जरूरी सामान खरीदने के लिए भी लोग ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस की सख्ती का असर नजर आने लगा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है। कुछ दिन पहले जहां 2000 से ज्यादा मरीज मिल रहे थे, वहीं ये ग्राफ चंद दिनों में 500 से नीचे आ गया। इस लय को बनाए रखने के लिए पुलिस अफसर जी जान से जुटे हैं। सुबह से लेकर रात तक वे अलग अलग इलाकों में भ्रमण करते नजर आते हैं। लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घरों से निकलने वालों के खिलाफ लगातार पुलिस अभियान चला रही है।
इस दौरान जिसे भी पकड़ा जाता है उसका चालान काटकर जुर्माना वसूला जाता है। यही नहीं, वाहनों को भी सीज कर दिया जा रहा है। इससे सड़कों पर सन्नाटा भी नजर आने लगा है। बहुत ज्यादा ही जरूरत पड़ने पर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सरकार ने जो डिसीजन लिया है सही डिसीजन लिया है। प्रयागराज में महामारी इतनी बुरी तरीके से फैली हुई है कि ग्राम विधान सभा का बहुत ही बुरा हाल है। वह आंकड़ा जो सरकार के पास नहीं है। कब्रिस्तान, गंगा किनारे देखा जाए लाशों का अंबार लगा हुआ है और लॉकडाउन का सही तरीके से समाज को पालन करना चाहिए, डिस्टेंस बनाना चाहिए और दूरी रखना चाहिए। प्रशासन और शासन की मदद करना चाहिए। RK चौधरी। आपने एक हफ्ते के लिए जो लॉकडाउन बढ़ाया उससे जो है तत्परता के हिसाब से पेशेंट हमारे यहाँ बहुत कम निकले हैं और इसी तरीके से अगर ये बनता रहेगा और लॉकडाउन अगर लगा है तो और भी मरीज़ कम निकलेंगे और उसके बाद अगर अच्छी तरीके से रहा तो लॉकडाउन खुलने का भी चांस मिलेगा और मार्केट खुलने का भी चांस मिलेगा, क्योंकि मरीज़ हमारे इलाहाबाद में बहुत कम निकले हुए हैं। इसमें सहयोग सरकार ने जो सहयोग दिया है लॉकडाउन लगा करके, उसमें हम उसका जो है बहुत अभिनंदन करते हैं और उसके बाद आगे जैसा भी होगा सरकार उस पर निर्णय लेगी। अनिल कुमार कसेरा। लॉकडाउन बढ़ाना भाई देखिए कम तो हो गया है, मगर सवाल ये कि सेफ्टी के लिए तो बढ़ाएंगे ही, ज़रूरी है वो। और पब्लिक तो थोड़ी देखिए कारोबार वो हो जाने से परेशान है। कारोबार जैसे अब हम ही लोग की दुकानें सब बंद हैं, कोई कारोबार नहीं हुई, बैठ कर खाने वाला कमाई अगर नहीं है कहाँ से खाए, कब तक खाएगा आदमी। और वहीं इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं जो कि मुंबई से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज पर। मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी, दोपहर 3:30 बजे हाई टाइड की आशंका जताई जा रही है। चेतावनी इसको लेकर मुंबई प्रशासन के द्वारा जारी कर दी गई है। मुंबई में तेज बारिश से इस समय विजिबिलिटी काफी घट गई है। चक्रवाती तूफान का ये पूरा असर नजर आ रहा है। मुंबई एयरपोर्ट शाम 4 बजे तक के लिए इस समय बंद कर दिया गया है। मुंबई से बड़ी खबर ANB न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। दोपहर 3:30 बजे हाई टाइड की आशंका जताई गई है और इसके चलते अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से इस वक्त विजिबिलिटी जो है वो घट चुकी है और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि मुंबई एयरपोर्ट शाम 4 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके पहले जिस तरह से जानकारी मिली थी कि कई बीच जो है उसे भी बंद कर दिया गया है। हाई टाइड की जो चेतावनी है वो जारी कर दी गई है। दोपहर के 3:31 पर हाई टाइड की यह आशंका जो है वो जताई गई है आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां पर तेज बारिश के बाद विजिबिलिटी जो है वो इस वक्त घट चुकी है और एयरपोर्ट जो है वो भी शाम के 4 बजे तक बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र के मुंबई से मिल पा रही है, जहां पर हाई टाइड की चेतावनी जारी कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कोरोना को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। राज्य में महज 5% वैक्सीनेशन हुई है। सरकार सिर्फ PR के भरोसे ही है। कि जब सरकार जांच ही नहीं कराएगी तो रिपोर्ट कैसे आएगी। आंकड़ों की बाजीगरी में परेशान है सरकार। अपने कृत्यों से, कर्मों से बाज नहीं आ रही। बीमारी को छुपाने का प्रयास, आंकड़ों को दिखाने के बजाय उसे पूरी तरह हेराफेरी करने का प्रयास। गांव में जाइए, किसकी टेस्टिंग हो रही है? CSC PSC पर RT-PCR की रिपोर्ट जब 15-15 दिन पर आएगी तो कैसे आप मान सकते हैं कि लोग बीमार हैं अधिक संख्या में कि कम संख्या में? एक एक गांव में 20, 15, 10
रोज मौतें हो रही हैं, कौन है इस मौतों का जिम्मेदार? मुख्यमंत्री जी अभी भी अपने किए गए कार्यों के प्रति कहीं से वह उत्तर प्रदेश की जनता से क्षमा मांगने के बजाय इवेंट मैनेजमेंट और हेडिंग मैनेजमेंट में व्यस्त है। उनको जगह नहीं मिलेगी, कफन नसीब नहीं होगा, तो उनके पास चारा क्या है? आपने क्यों नहीं व्यवस्था की? क्यों नहीं उसके इंतजाम किए? चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता की सरकार है, और जनता की सरकार लोगों के विश्वास के साथ किस तरह धोखा कर रही है। आज अपने खेतों में मिट्टी में लोगों को, लाशों को दफन करना पड़ रहा है, उन्हें अंतिम संस्कार और जो भारत की परंपरा है, हिंदू रीति रिवाज है, मुस्लिम रीति रिवाज है, उससे भी महरूम होना पड़ रहा है। यह हमारे देश के लिए कितना दुर्भाग्यशाली है। उत्तर प्रदेश के जनता के साथ धोखा करना चाहते, कब कहा था WHO ने, और आज क्या दौर और स्थिति चल रहा है? पूरी दुनिया में आपकी आलोचना हो रही है योगी आदित्यनाथ जी, अभी भी आपको सही चीजों का आकलन नहीं है। मैं तो इस बात का हैरत हूं कि आप 25 साल गोरखपुर के सांसद रहे और आपने जमीन को देखा है, और आज आप मुख्यमंत्री पद पर बैठकर पूरे उत्तर प्रदेश की गरिमा को तार तार कर देने का काम किया है आपने। ये पूरा जो सरकार है और तंत्र है, और खासकर देश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये केवल PR के भरोसे, मैनेजमेंट के भरोसे काम करना चाहते हैं। इनके पास कोई प्लान नहीं है। आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो मात्र 5% अब तक वैक्सीनेशन हो पाया है, और 95% अभी बाकी है। दूसरी लहर का प्रकोप गांव गांव बहुत तेजी के साथ फैल चुका है। कैसे बचाएंगे ये? क्या उपाय है इनके पास? जहां दूसरे देशों में 80%, 85% तक लोग वैक्सीन पहुंचा चुके हैं, वहां उत्तर प्रदेश में मात्र 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन देकर मुख्यमंत्री अभी भी हवा। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच सोमवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फेसबुक लाइव आए, और इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। सूबे की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। तेजस्वी ने कहा कि अगर सरकार नहीं संभल रही है तो कुर्सी छोड़ दीजिए, हमें मौका दीजिए, हम दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ऐसे समय में नकारात्मक राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता केवल राजनीति कर रहे हैं। इस वक्त कमियों को दूर कर उन्हें सुधार करना चाहिए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है कि वो फेल हो चुकी है। रोकने के लिए कोई पहल जो है सरकार ने नहीं उठाया। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि 17 तारीख को आदरणीय लालू जी का बेल भी हुआ था, और कई सालों बाद लालू जी को जब बेल मिला, उस दौरान हमको दिल्ली जाना पड़ा। पार्टी के सभी नेताओं को हम लोगों ने, चाहे विधायक हों, MP हों, कार्यकर्ता हों, सभी लोगों को निर्देश हम लोगों ने दिया था कि जनता की सेवा में लगे, लोगों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम लोगों को जनता के सवाल को उठाना चाहिए, सरकार के सामने रखना चाहिए, यथा वस्तु जो है वो बतानी चाहिए। वो बातें हम सब लोग। उधर रुड़की में विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा संचालित हेल्पिंग हैंड कोविड केयर सेंटर पर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने दौरा किया और यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर मंत्री स्वामी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन का सभी पालन करें। साथ ही अब कोरोना के मरीजों में देहात क्षेत्र में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सरकार द्वारा गांव-गांव में वैक्सीनेशन और कोविड जांच करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि विधायक प्रदीप बत्रा द्वारा शहर में जनता के लिए कोविड केयर सेंटर खोला गया है, जिसका क्षेत्रवासी लाभ उठा रहे हैं और ये उनकी तरफ से काफी अच्छी पहल है। विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया
कि आज कोविड सेंटर का मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद सीएमओ हरिद्वार ने निरीक्षण किया। जनता से अपील करना चाहता हूं, जो भी भारत सरकार की कोविड से बचने की जो गाइडलाइन है, जनता उसका पालन करें और समय समय पर जो डॉक्टर सलाह देते हैं किस दवाई का इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल करें। और निश्चित रूप से जो बात आपने कही है कि इस समय कोरोना गांव की ओर जा रहा है, मैं समझता हूं सरकार ने ये आदेशित किया है कि गांव में जाएं, टेस्टिंग करें और टेस्टिंग की रिपोर्ट ये 24 घंटे बाद या 36 घंटे बाद आनी चाहिए। तुरंत मरीज को उसकी रिपोर्ट दी जाए ताकि वो समय पर अपना इलाज करवा सके। आज मैं रुड़की के दौरे पर आया था, जो हमारे कोरोना सेंटर हैं, इस समय हमारे जो विधायक है प्रदीप बत्रा जी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम इस समय कोरोना के समय में कर रहे हैं। इनके काम से प्रेरणा लेनी चाहिए। और CMS रुड़की आज यहाँ पे हॉस्पिटल में विजिट किया और इनके द्वारा मेरे को एक डॉक्टर की मांग रखी है, एक डॉक्टर सरकारी में और मिलना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पेशेंट आ रहे हैं और इंक्वायरी आ रही है, एक डॉक्टर हमें और चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने आज एक नई स्कीम शुरू करी है, दवाई की किट बनाई है हम लोगों ने हेल्पिंग हैंड कोविड सेंटर के नाम से। वो हम जो यहाँ पर टेस्ट कराने आ रहे हैं और जिनको बुखार वगैरह उनको फर्स्ट एड की किट दे रहे हैं और गाँव में भी जाकर इसको बांट रहे हैं हम लोग, जिससे कि गाँव में जो ज़्यादा फैल रहा है मामला वो आगे ना बढ़े और लोग। उत्तराखंड में कोरोना काल में मरने वाले लोगों की संख्या भले ही सरकारी आंकड़ों में दर्ज ना हो पा रही हो, लेकिन गांव-गांव शमशान घाट और कब्रिस्तान मरने वालों का आंकड़ा चीख-चीख कर बयां कर रहे हैं। अधिकांश मौतें तो ऐसी हैं जिनका राज मौत के साथ ही दफन हो गया। ये मालूम ही नहीं हो पाया कि मौत का कारण क्या रहा। बहरहाल लोगों में इस बार कोरोना को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या बेहद चिंताजनक है। दरअसल रुड़की का लिबरेडी गांव, जो कि जनपद का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला गांव है, कोरोना का काला साया छाया हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगातार मौतें हो रही है, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 15 दिनों में 30 से 35 लोग मौत की आगोश में सो गए, जबकि अधिकारी गांव में 15 से 18 लोगों की मौत का आंकड़ा बता रहे हैं। जो सच्चाई है, मैं वह बात कर रहा है जो जमीन की हटे। अभी मैं खेत में से आ रहा था तो मैं आपको मिला तो देख कर आपको एक साहस पैदा आया कि भाई सरकार तक कोई बात पहुंचो, टीवी चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों की माध्यम हो इसका, सरकार के इसके बीच में जो हो जनता के टीवी चैनल का एक ऐसा माध्यम है जिसने हम अपनी बात पहुँचा सको। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर हमारे गाँव में, उत्तराखंड का सबसे बड़ा गाँव है ये डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में, उत्तराखंड में सबसे बड़ा गांव पड़ता है ये। और खेती किसानी मजदूर बहुत ज़्यादा है यहाँ से, लगभग यहाँ 10,000 वोट है, तो जनसंख्या तो उसे ज़्यादा। सर अभी तक यहाँ पर कितनी मौतें हो चुकी हैं और किस तरह का यहाँ पर माहौल बना हुआ है? भाई मौत तो यहाँ 50 को पार करेगी, सच्चाई तो कितने दिनों में हुई? बहुत थाल लिया, लोग बहुत मर रहे हैं, आए दिन 2-3 लोग मर रहे हैं और बाई दिन 6-6, 7-7 भी मर रहे हैं। लेकिन गाँव में डर का माहौल हो सब लोगों में, लेकिन यहाँ पर कोई सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही, क्योंकि किसी का भी टेस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि इतना बड़ा गांव है, इसमें तो 2-3 दिन तक लगातार कैंप लगा जब जाकर सबकी टेस्ट हो। तो पता नहीं अभी तक गांव में कितनी मौतें हो चुकी हैं और कितने समय में हुई है? लगभग 30-35 लोग तो मर ही चुके हैं गाँव में अब तक। कितने दिनों में मौत हुई? ये अभी 15 दिन के अंदर ही होगी। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई टीम आई हो, किसी अधिकारी को? हाँ, अधिकारी मैंने पटवारी जी को सूचित किया था, अपने सेक्रेटरी साहब को सूचित किया था, एडीओ पंचायत को किया कि भाई गांव में इस तरह का माहौल हो। वो आए भी हैं यहाँ पर, पटवारी जी भी आए, उन्होंने भी देखा, लेकिन ये नहीं डिसाइड हो पा रहा कि कोरोना किसका कोरोना है, कौन कोरोना से मर रहा है, कौन अपनी नेचुरल मौत मर रहा है, ये नहीं डिसाइड हो पा रहा, क्योंकि जब टेस्ट नहीं हो रहा किसी का। अच्छा, जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्हें अपने वो आए हैं क्षेत्र का, उन्होंने कोई दौरा किया? क्षेत्रीय विधायक ने कोई दौरा नहीं करा हमारे गाँव में, ठीक है जी, ना कोई उनकी तरफ से कोई सहायता आई। प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैंने अपने खुद भी अपने पैसे से सैनिटाइजर करवाया गाँव को एक बार। सब डिवीजन में ग्रास रूट लेवल पे जो हमारी मशीनरी है, चाहे आशा है, चाहे एएनएम है, लेखपाल है और ग्राम विकास अधिकारी है, और इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है जो स्वयं सहायता समूह, जिसमें ग्राम प्रधान है और 3 से 4 और सोशल वर्कर है। तो उनके लेके जो हमारी ग्राउंड रूट की जो मशीनरी है
उनके माध्यम से तो एक तो पूरा डाटा ये कलेक्ट किया जा रहा है कि गांव में कितने लोगों को खांसी जुकाम इत्यादि लोग पीड़ित हैं उन चीज़ों से, और जैसे सूचना कलेक्ट हो रही है उनके माध्यम से उनको। इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।